जय हिंद। कैसे हो साथियों? आप सभी का स्वागत है आज फिर से एक नए वीडियो में विजन साइंस ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर। मैं आज इस वीडियो में आप सभी को 10th क्लास इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा जो काफी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को सूचित कर देता हूँ कि आप लोगों के पास बहुत कम समय बचा है और ये समय आपका बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इस समय को नहीं गवाइए, किसी गलत जगह पे इस समय को बर्बाद मत कीजिए, सही जगह पे प्रयोग कीजिए। इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस समय में पढ़िए आप लोग। और इस समय में आपका साथ देने वाले हैं तौसीफ सर और मैं उनके साथ काम करूंगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को समझ में आए। कोई भी प्रश्न हो आप हम लोगों से पूछ सकते हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसे समझाने की कोशिश करेंगे। हम लोगों के पास बढ़िया सुविधा नहीं है और इस वजह से हम लोग लाइव भी नहीं कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग एक हफ्ता से आप लोगों के लिए सेवा कर रहे हैं और हमारे चैनल पर अभी तक 50 सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं हुए। यूट्यूब का एक नियम है, जब तक आपके 50 सब्सक्राइबर पूरा नहीं होते हैं तो आप लाइव नहीं कर सकते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और जल्द ही 50 सब्सक्राइबर पूरा करें या उससे अधिक पूरा करें, जिससे हम लोग लाइव कर सके और अधिक से अधिक सेवा प्रदान कर सके। आज की तारीख के बाद अगर आप फरवरी के 17 दिनों को छोड़कर आपके पास कितने समय बचते हैं उस दिनों को गिनते हैं तो कुछ तकरीबन 40 से 45 दिन आप लोगों के पास बचते हैं। उन 40 से 45 दिनों में हम आप लोगों के लिए अधिक से अधिक क्वेश्चन लेके आएंगे, सभी चैप्टर के जो VVI महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। उम्मीद करूंगा कि आप लोग हम लोगों के वीडियो को देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रश्न को। हाँ, और एक और बात कि हमारे पास अच्छी सुविधा नहीं है तो आवाज़ आने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, यह आवाज़ बदला बदला लगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? यह काफी फेमस क्वेश्चन है और कई मर्तबा एग्जामों में पूछा जा चुका है। अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। मतलब समाज के जो लोग काम करते हैं और उनके काम के बदले जो रुपया मिलता है या उनके इनकम को जोड़ देते हैं तो अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। एक अर्थशास्त्री के अनुसार इसकी दूसरी परिभाषा है, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। इसका मतलब यह है कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंतर्गत लोगों को रोजगार मिलता है। यानी कि एक ऐसी पद्धति है, अर्थव्यवस्था एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत लोगों को रोजगार मिलता है। चलिए अब हम अपने कमजोर और नाजुक पैरों से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, आर्थिक क्रिया क्या होती है? इसका सीधा साधा मतलब है, समझ लीजिए, मतलब वैसा काम जिसमें हमें काम के बदले रुपया पैसा मिलता है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। यानी कि वैसा कार्य जिसमें हमें काम करने के बाद आय की प्राप्ति होती है उसे आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? पूंजीवादी एक तरीके से समझ लिए पूंजीपति लोग, मतलब कि वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूंजीपति लोगों का अधिकार होता है उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका उदाहरण नहीं लिखा पाया है, इसका उदाहरण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा जापान इसका उदाहरण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? इसका भी डिफिनेशन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से मिलता जुलता है। इसका मतलब होता है कि वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका उदाहरण चीन है और चीन में भी समाजवादी अर्थव्यवस्था है। हमारा अगला प्रश्न है, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार तथा निजी व्यक्ति एवं पूंजीपति लोगों का अधिकार होता है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब वैसा अर्थव्यवस्था इसमें सरकार का भी अधिकार होता है उत्पादन के साधनों पर और पूंजीपति लोगों का भी अधिकार होता है उत्पादन के साधनों पर। इसका उदाहरण भारत है। भारत में पूंजीपति लोगों का भी अधिकार होता है उत्पादन के साधनों पर एवं सरकार का भी अधिकार होता है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, सतत विकास किसे कहते हैं? मतलब कि वैसा विकास जिसमें वर्तमान समय के साथ साथ भविष्य में आने वाली पीढ़ी को भी ध्यान में रखकर किया जाता है उसे सतत विकास कहते हैं। मतलब कि हम जो भी विकास करते हैं उसमें हमें ध्यान में यह रखते हैं कि हम क्या करें जो हमारे आने वाले पीढ़ी को भी उससे लाभ मिले। इसका सीधा सा मतलब समझ लो कि मान लो कोई व्यक्ति अपना एक घर बनाया तो वो विकास कर रहा है। अब वो घर बनाया, वो सोचता है कि आने वाली पीढ़ी भी उस घर का हिस्सा बने, इसलिए वह उस घर को और बड़ा बनाता है। यही एक तरीका से सतत विकास का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, सतत विकास क्यों आवश्यक है? आइए पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, फिर बाद में इसके डिफिनेशन को समझें। प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग और तकनीकी प्रयोग के कारण पर्यावरण प्रदूषण अधिक हो रहा है। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सतत विकास की आवश्यकता है। देखिए, सतत विकास का अर्थ है कि मतलब लगातार विकास। तकनीकी प्रयोग मतलब कि हम लोग ज़्यादा मोबाइल चलाते हैं तो उससे जो रेडिएशन फैलता है उससे पर्यावरण प्रदूषण होता है, जिस रेडिएशन के कारण पक्षियाँ मर जाती हैं।
और भी तकनीकी टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी बम का परीक्षण करते हैं तो वातावरण प्रदूषित हो जाता है। और प्राकृतिक संसाधनों का ज्यादा उपयोग करेंगे, अगर हम कोयला पेट्रोलियम का ज्यादा उपयोग कर रहे हैं तो मानव के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। हमारा प्रश्न सतत विकास कहता है कि लगातार विकास क्यों जरूरी है। अगर हम इसी तरीका से तकनीकी के माध्यम से पृथ्वी पर कचरा फैलाते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, इसीलिए सतत विकास आवश्यक है। हमारा अगला प्रश्न है, समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं। तो वैसा विकास जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों का विकास होता है उसे समावेशी विकास कहते हैं। मतलब इसमें गरीब, जो छोटे जाति, मतलब समाज के सभी छोटे बड़े जाति सभी लोगों का विकास होता है, उसे ही समावेशी विकास कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन क्या है। आइए पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, फिर बाद में समझेंगे। देश के जरूरत के अनुसार देश के संपत्ति एवं संसाधन का देश के विकास में उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। इसका अर्थ है देश के जरूरत के अनुसार देश के संपत्ति एवं देश के संसाधन से, मतलब देश के रुपया पैसा एवं संसाधन से देश के विकास में प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। एक जरूरी बात और, आर्थिक नियोजन का कार्य योजना आयोग करता है। हमारा 11वां प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक यानी HDI से क्या अभिप्राय है। तो आइए पहले HDI का फुल फॉर्म जानते हैं, फिर इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आइए अब इसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। यह एक सूचकांक है जो किसी देश की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वहां के लोगों की जीवन स्तर को मापता है। यह पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूल हक के द्वारा विकसित हुआ था। आप लोग समझ लीजिए कि मानव विकास सूचकांक एक लिस्ट है। एक बात और समझ लीजिए, यह लिस्ट जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के द्वारा तैयार किया जाता है। और मानव विकास सूचकांक के माध्यम से हमें पता चलता है कि दुनिया में जो देश थे उनमें कितना विकास हुआ है, और यह महबूल हक के नेतृत्व में हुआ था। मानव विकास के 3 सूचक है, पहला शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य एवं तीसरा प्रति व्यक्ति आय। और इस लिस्ट में कुल 191 देश शामिल थे, और यह 191 देश 2021 में शामिल हुए। मैं बहुत सारी चीज़ों को लिख नहीं पाया हूँ, जो मैं अपनी ज़बान से बोला हूँ उन सभी चीज़ों को आप लोग कॉपी पे लिख लीजिएगा। यह प्रश्न 2025 में ही पूछा गया है और इस प्रश्न से काफ़ी ऑब्जेक्टिव बन चुके हैं। सभी को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसे कि HDI का फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इस लिस्ट में 191 देश शामिल थे। यह महबूल हक के नेतृत्व में हुआ था। मानव विकास के 3 सूचक होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं प्रति व्यक्ति आय। और यह लिस्ट जो है UNDP यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा किया गया था। बस यही कुछ ऑब्जेक्टिव है जिन्हें आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा। हाँ, और UNDP का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। चलिए अब बिना किसी देरी के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक के घटक बताइए। इसका मतलब कि मानव विकास सूचकांक तैयार करने के लिए क्या क्या देखा जाता है। तो सेम वही बात है, जीवन आशा, शिक्षा प्राप्ति, प्रति व्यक्ति आय। जीवन आशा मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा प्राप्ति शिक्षा हो गया, और प्रति व्यक्ति आय है। इन तीनों को ही देखकर मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यानी कि 13वां प्रश्न है, आधारिक संरचना से आप क्या समझते हैं। अब समझिए, वे तत्व या वे वस्तु या वे पदार्थ जो देश के विकास के आधार होते हैं, यानी जिससे देश का विकास होता है, जैसे सड़क, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज आदि, ये सभी आधारिक संरचना है। ये काफी आसान प्रश्न था। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक आधारभूत संरचना का क्या महत्व है। आइए देखिए, सबसे पहले समझते हैं वे सभी तत्व जो देश के विकास के आधार यानी जिनसे देश का विकास होते हैं आधारिक संरचना कहलाता है। देश के विकास में आर्थिक आधारभूत संरचना का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें कुछ ज्यादा नहीं समझना है, सब कुछ इसके डिफिनेशन में बता दिया गया है। मतलब कि जिस देश का आर्थिक आधारभूत संरचना अधिक विकसित होगा उस देश का उतना ही अधिक विकास होगा, यानी वो देश उतना ही विकास करेगा। चलिए बिना किसी देरी के हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यानी इस क्लास के आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कौन कौन से साधन हैं, यानी हमें उत्पादन करने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या आवश्यक है उत्पादन के लिए। तो सबसे पहला है पूंजी। हम कुछ भी चीज का निर्माण कर रहे हैं या उत्पादन कर रहे हैं, हमें उसमें पूंजी की आवश्यकता होती ही है। दूसरा है संगठन। हमें उत्पादन के लिए संगठन बनाना जरूरी है, हमें लोगों की आवश्यकता होगी, सब मिलजुल के रहेंगे तो वो संगठन ही कहलाएगा। और तीसरा नंबर है साहस। हमें कोई भी कार्य करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है।
बिना साहस के हम कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकते। चौथा है भूमि। हमें उत्पादन के लिए भूमि की बहुत ही अधिक आवश्यकता होती है। बिना भूमि के हम उत्पादन नहीं कर सकते। मान लो किसी आदमी को फैक्ट्री का निर्माण करना है तो वो बिना भूमि के संभव नहीं है। बिना भूमि के फैक्ट्री नहीं बन सकता। पांचवा और आखिरी है श्रम। श्रम इसको एक तरीका से मजदूर कहिए। बिना काम के कोई भी उत्पादन का निर्माण नहीं कर सकता। तो श्रम की बहुत ही ज्यादा ही अधिक आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हमारा अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से हम अगले वीडियो में और भी नए नए चैप्टर का 2 नंबर वाले प्रश्न, फिर बाद में 1 नंबर वाले प्रश्न, फिर उसके भी बाद में 5 अंक वाले प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आएंगे। आप लोग हमारे वीडियो को हमेशा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अभी हमने जो 15 क्वेश्चन आपको समझाया है, इसमें जो आपको समझ में ना आया हो कमेंट करें, हम उसको दोबारा समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वो पूरा खाली रहता है, उसको पूरा भर दीजिएगा। और समझ गए हैं तो भी बता दीजिएगा। जब तक के लिए मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।